Assalamu alaikum, BSN. My voice is clear. कैसे हैं सब? I hope you all will be fine. Please tell if my voice is clear. Okay. What about the yesterday lecture? कोई मसला किसी को? Otherwise, we will start today's. We will continue towards today's topic. And this is not the new content to you. You guys have already studied it during your previous classes. And meanwhile, I'm going to upload it. This is about the atoms and also the electronic configuration. And for the electronic configuration, I asked you that you all should know the atomic numbers as well as the mass numbers of the different common elements, because as there are 118 elements and it is not easy to memorize the atomic number of all the elements, so only the common elements which have been given in the table in the book, only those you have to memorize. No need to memorize the total 118 elements. Okay, so let's see. Meanwhile, I'm uploading it. Till then you can open your books. जिसके पास किताब है वो अपनी किताब भी ओपन कर लो, ठीक है? अपनी ओपन करो तब तक, जब तक पिक्चर अपलोड हो रहा है. ओके जी, अटेंडेंस मैं तुम लोगों की जो है ना बाद में ही लूंगी. आई एम सीइंग देयर आर 25 अटेंडीज. रोनिका, मुझे लगता है आज ही नजर आ रही हो मुझे. तुम्हारा नाम के तुम डेली होती हो, बिकॉज योर पार्टिसिपेशन इज हाईली इम्पोर्टेंट. जस्ट वेट. जस्ट वेट. अच्छा जी, हमने वही करना है जो कि हमारा जो है ना उसमें है कंटेंट में. मेरा नहीं ख्याल ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैंने बहुत दफा कराती रही हूँ. रदरफोर्ड मॉडल, आई डोंट थिंक सो कि ये करने की हमें इस स्टेज पे जरूरत है. ठीक है, ये है कि
हम सबको पता है कि पहले जो एटम की थ्योरी आई थी तो इट वाज गिवन कि एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, ठीक है। बट मॉडर्न जो थ्योरी आई, फिर डाल्टन की थ्योरी आई और फिर जो मॉडर्न थ्योरी आई कि एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू मोर स्मॉलर पार्टिकल्स, और उन स्मॉलर पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हमने इन थ्योरीज में नहीं जाना बेसिकली रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, बोहर का क्या था, क्योंकि ये सारी कहानियां कोई तुम लोगों को नहीं आने वाली। थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। So before discussing the electronic configuration, let's first understand the concept of shells and subshells. ये हमें बताना चाहिए shells क्या हैं, subshells क्या हैं, ठीक है। बाकी जितनी कहानी है ना, मॉडल्स वगैरह हैं, वो बिल्कुल करने की मेरा नहीं ख्याल तुम लोग को जरूरत है, ठीक है। तो हम इसलिए उसको तो स्किप करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, 10th है जो भी है, हमने तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है हमें, और एटम मॉलिक्यूल्स हम 9 से, मैं खुद भी 9 से करवा रही हूँ, 9 की बुक से। हमने तो डेफिनेशंस की हद तक करना है, उसमें से इतना अली हमजा उसमें से कोई इतना खास आता भी नहीं, लेकिन क्योंकि वो तुम लोगों के उसका हिस्सा है, बार बार यही बता रही हूँ, तो इसलिए हम कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। 2 चैप्टर्स होते थे विटामिन्स एंड मिनरल्स, जिसको यूएचएस ने निकाल दिया, और एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये जो है हाइड्रोकार्बन्स डाल दिए, ठीक है। मेरा तो ख्याल है बेवकूफ़ी की, बिकॉज in the biochemistry or in the nursing in the professional field there is no need for this basic chemistry, ठीक है। बेसिक केमिस्ट्री के तो फिर भी थोड़ा बहुत आप एलिमेंट, मॉलिक्यूल, चलो कंपाउंड्स, ये रिवीजन के लिए चीजें डाल सकते हो, बट हाइड्रोकार्बन्स और एटम्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का तो कोई तुक नहीं है। और मिनरल्स और विटामिन ज्यादा जरूरी थे इस टाइम तुम लोगों के लिए, तो विटामिन तो मैं लाजमी करवाती हूँ, बिकॉज में न्यूट्रिशन का हिस्सा है, हम उसके बगैर कैसे कर सकते हैं, न्यूट्रिशन इज इनकम्प्लीट। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें जो नहीं मैं करवा रही वो तुम लोगों ने भी नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह दूंगी हाँ जी वो तुम लोग खुद कर दो, ठीक है, वो करनी ही नहीं। अच्छा जी, atom consists of tiny nucleus lying in the center and electrons revolving around the nucleus. Now we will discuss how the electrons revolve around the nucleus, and the electrons revolve around the nucleus in different energy levels or shells. हम सबको पता है कि जो प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, एंड दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके इनके ना डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जिनको हम शेल्स कहते हैं। The concept of potential energy of electron shall be discussed in higher classes. Energy levels are represented by n values 1, 2, 3 and so on. They are, देखो एनर्जी लेवल्स जो है ना उनको उन्होंने वैल्यू एक दे दिया है 1, 2, 3, 4, और प्लस उनको ना अल्फाबेटिकली उनको नाम दे दिए हैं, ठीक है। एक को के कह दिया है एनर्जी लेवल को, शेल को, ठीक है, एक को के कह दिया है, एक को एल कह दिया है, एक को एम कह दिया है, इसी तरह से। अब जो शेल न्यूक्लियस से क्लोज होगा ना उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? उसकी कम होगी। जैसे जैसे K shell is closest, the energy of the shells increases from K shell onwards, ठीक है। तो K से onward एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, L की ज्यादा होगी, फिर M की ज्यादा होगी, फिर N की। फर्स्ट एनर्जी लेवल इज K shell, इट हैज द लोवेस्ट एनर्जी, ठीक है। जो पहला है K, उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा कम है। इसी तरह से जो दूसरा है L, उसकी एनर्जी L से थोड़ी सी ज्यादा होगी। फिर इसी तरह से M है, उसकी K एंड L से ज्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह से आपका जो फोर्थ वाला है N शेल, उसकी एनर्जी के एल एम इन तीनों से ही जो है ना वो क्या होगी, ज्यादा होगी। In simple, shells are the main energy levels that electrons can occupy. Shells are represented by circle around the nucleus. देखो सेंटर में जो रेड सा डॉट है वो न्यूक्लियस है, और उसके गिर्द जो नीला सा सर्कल है वो शेल है। तो पहला के है, दूसरा एल है, तीसरा एम है, और आखिरी वाला कौन सा है, एन है, ठीक है।
अब जितने हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसके लिए भी फॉर्मूला उन्होंने दिया हुआ है, दैट इज 2 raised to power 2n into 3 where n is the shell number. A shell also consists of shell के अंदर फिर सब shells भी होते हैं, ठीक है। The number of sub shells in the shell is equal to its n value, और हर सब शेल को फिर एक नंबर दिया गया SPDF, ठीक है। ये तुम लोगों ने शायद, अगर मुझे बता दो कि तुम लोगों ने ये याद किया होगा जैसे हमने किया हुआ था, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, तुम लोगों ने भी ऐसे याद किया हुआ है, यानी कि स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल के SSPS, क्योंकि वैसे याद रखना तो मुश्किल था। कुछ याद आई ऐसी कहानी के नहीं? रिप्लाई करो जरा, क्योंकि ये वैसे याद रखना तो मुश्किल है, तो इसके लिए हमने इस तरह से याद किया हुआ था, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल, इस तरह से वो फिर हम पहले लेटर्स लिख लेते थे ना, स्कूल का पहला लेटर S, फिर दोबारा स्कूल S, पब्लिक स्कूल P, यानी कि हम अपने शेल्स को इस तरह से लिख देते थे। ठीक ठीक ठीक, राइट। बस वही फॉर्मूला है जो हम जिससे हमने किया था उसी तरह से तुम लोगों ने किया है, ठीक है। तो इसको मेमोराइज करने के लिए इजी फॉर्मूला है ही ये, क्योंकि हमारे पास पेपर्स में शेल्स वाला क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए हम इसको इसको हम कर रहे हैं। बाकी हम मॉडल्स वगैरह पहले मैं तो वो भी करवाती थी, इवन रदरफोर्ड मॉडल, डाल्टन का मॉडल, बोहर का मॉडल, बोहर के मॉडल के डिफेक्ट्स, ठीक है, डाल्टन की डोमिटी के डिफेक्ट्स, वो जिसे हम बिल्कुल मैट्रिक में, लेकिन दैट इज यूजलेस, ठीक है, उसको कोई फायदा नहीं था, इसलिए हम सिर्फ डायरेक्ट अपने जो हमारा चीज हमें चाहिए हम उस पर आ गए, ठीक है। तो अगर तुम लोगों के लेवल पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है ना, तो वो ये नहीं कहते इस तरीके से करो, यानी कि दो तरीके है ना, तुम लोग KLMN वाली की भी कर सकते हो और तुम लोग SSPS वाली भी कर सकते हो। तो ज्यादा मैं यही कहती हूँ कि KLMN वाली करो, बस दैट्स इट, उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ये है कि शेल्स के अंदर सब शेल्स भी हैं, ठीक है। K में S आता है, L में SP आता है, M में SPD आएगा और N में SPDF, चारों आ जाएंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक तो इसकी डेफिनेशन वो तुम लोगों को ये आनी चाहिए, दोबारा भी रिपीट कर रही, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस in various shells and subshells according to their increasing energy is called as its electronic configuration. अब इसमें the most stable or ground state electronic configuration of an atom is the one in which electrons are present in the lowest possible energy level. Electrons fill the shells in order of their increasing energy. अब इलेक्ट्रॉन्स जो अपने शेल में K में 2 आते हैं, L में 8 होते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टेबल होने के लिए बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स अपना ये जो है ना ऑक्टेट और डुप्लेट जो है ना वो कंप्लीट करते हैं। डुप्लेट जैसे K में 2 आ गए तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया, तो इसके बाद L में 8 आ जाते हैं, ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो हर एक की अकोमोडेशन की जो कैपेसिटी है ना शेल की, वो डिफरेंट है। द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द शेल्स टू अकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन्स इज एज फॉलोज। K shell can accommodate 2 electrons, L shell can accommodate 8 electrons, M shell can accommodate 18 electrons, और इसके अलावा जो N था उसमें कितने आते थे, 32 electrons, ऐसे ही है ना? जी बिल्कुल ऐसे ही हमने किया हुआ ये भी, बिल्कुल सही, राइट, गुड। हम सिर्फ ये KLM वाली से करेंगे। N shell can accommodate 32 electrons. As we know, there is a slight difference between the energies of the subshells within a shell. Therefore, filling of electrons in subshells of a shell is such that S subshell is filled first and then P। हाँ जी बिल्कुल, ये जो ऑर्डर है कि S पहले हम फिल करेंगे, फिर P हम करेंगे, फिर दूसरे सबशेल्स हम फिल करेंगे, ठीक है। अब इनकी कैपेसिटी और होती है, S में 2 आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, P में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, हम एलिमेंट्स की एंड देयर आयंस विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू एग्जांपल्स
वी शुड नो 3 थिंग्स। अब ये कौन सी 3 चीजें हैं जी, ये हम जरा देखते हैं अभी। अच्छा जी, ओके जी, कौन सी 3 चीजें हैं? सबसे फर्स्ट वन तो ये है कि जी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, the sequence of shells and subshells according to the energy level, and the maximum number of electrons that can be placed in different shells and sub। लेकिन सिंपली ये है कि प्रैक्टिस से ही ये सब तुम लोग को आता है, इजी है, पहले भी कर चुके हो, ठीक है। अब देखो, इसके लिए हमें एटॉमिक नंबर याद रखने बहुत जरूरी है। एटॉमिक नंबर वो साथ में नहीं देते, जब क्वेश्चन आता है तो ये लिखते हैं कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। बहुत दफा ये सोडियम की पास पेपर्स भी हैं, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमें पता होने चाहिए, यानी कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है ना वो हमें पता होना चाहिए इसको करने के लिए। अगर हमें एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकोगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? सॉरी। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें एटॉमिक नंबर जो है ना वो पता होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड ऑन द बेसिकली एटॉमिक नंबर। जो एटॉमिक नंबर होगा ना उसी के लिहाज से फिर हम इलेक्ट्रॉन इसके इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना। नहीं भाई, गलत गलत गलत, अक्सा किसने बताया? ये अक्सा नजीर 23 नहीं है, वो मैथ्स नंबर है। मैं इसलिए तो कहती हूँ ये जो कॉमन है ना एलिमेंट्स, अगर तुम लोग क्लास में होते ना तो मैं तुम लोगों को सबसे पूछ रहे थे ये जो टेबल में दिए थे ना एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर्स, क्योंकि ये जरूरी है। तो वैसे भी सिंपल सी बात है कि मैट्रिक एफएससी तुम लोग करके आए हुए हो, तो ये एटॉमिक नंबर, मैथ्स नंबर, ये केमिस्ट्री, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री की बेस भी है तो केमिस्ट्री पे ही। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम केमिस्ट्री के बगैर ही ये कर लें। तो एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर बाकी सब ने सही बताया है 11, ठीक है। बाकी सब ने ठीक बताया है 11। अच्छा जी, अब बाकी सबका ठीक है 11, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर पता होगा तो हम इसकी ड्रॉ करेंगे। अब 11 है तो सिंपली क्या होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, के में कितने आएंगे? 11 है ना, के में आ जाएंगे 2, ठीक है। बाकी कितने रह गए? 9 हमारे पास, एल में आ जाएंगे 8 और एम में आ जाएगा 1, ठीक है। तो इसकी आएगी 281, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। अब मुझे तुम लोग जो है ना उसकी बताओ, कैल्शियम की बताओ। क्लोरीन की इसमें दी हुई है, इसलिए इसलिए कह रही कैल्शियम की बताओ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। कॉमन कॉमन एलिमेंट्स का हमने याद करना है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम, हाइड्रोजन, ठीक है, मैग्नीशियम। तो इनके हमें एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तो कैल्शियम की मुझे अब लिख के बताओ के में कितने आएंगे। पहले तो एटॉमिक नंबर क्या है, एक ही मैसेज में जिसने भी लिखना है एक ही में लिखिए एटॉमिक नंबर ये है, के में इतने आएंगे, एल में इतने आएंगे, एम में इतने आएंगे। कैल्शियम की कैल्शियम की क्या है जी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
सेंड करो, मैं देख रही हूँ। जी तो क्लास, यस, 20 इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स अराउंड द कैल्शियम, ठीक है। सिंपली तुम लोग के एल एम एन से कर दो, वो ज्यादा इजी रहेगा मेरे ख्याल में। के में 2 आ जाएंगे, एल में 8 आ जाएंगे, बिल्कुल सही अली हमजा। 10 हो गए, और एम में 8 आ जाएंगे 18, और एन में 2। कमिंग नंबर 20, 2, 8, 10। देखो जो एम की कैपेसिटी है वो तो 18 है अली हमजा। के में 2 आ जाएंगे, एल में 8 आ जाएंगे, और एम में ये आपने 10 जो है वो एम में क्यों नहीं लिखे अली हमजा? के में 2 आते हैं, एल में 8, एम की कैपेसिटी तो 18 है ना, तो उसमें आ सकते हैं 10। बहुत कम मुझे स्टूडेंट्स के रिप्लाई आ रहे हैं, बाकी भी तुम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। सिर्फ 4-5 बच्चों के आए हैं, निमरा का, मरियम का, अली हमजा का, और हिना रसूल का और अलीजा। निम्रा एटॉमिक नंबर कैल्शियम, ठीक है। ये देखो, ये सबको तुम लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। ऑल ऑफ यू मस्ट पार्टिसिपेट। अब बाकी भी जो है ना तुम लोगों को सेंड करने चाहिए। जो बाकी हैं स्टूडेंट्स, वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऑल ऑफ यू मस्ट पार्टिसिपेट ना। सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम्म। जी बाकी भी सेंड करो मुझे। सबके जो है ना वो रिप्लाई आने चाहिए, बिकॉज सबकी पार्टिसिपेशन जो है ना इसमें, दैट इज हाईली इंपॉर्टेंट। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना वो कैल्शियम की, और इसके बाद जो है ना मैं और भी जो एलिमेंट्स हैं आई विल आस्क के तुम लोग उनकी भी मुझे सेंड करो। जी कितने स्टूडेंट्स हैं? अंबर, हिरा जफर, बिल्कुल, अक्सा, ठीक है। तो हमारे पास इसकी सिंपली एटॉमिक नंबर जो है कैल्शियम का, दैट इज 20। के शेल विल अकोमोडेट 2, एल विल अकोमोडेट 8, एंड एम विल 10, ठीक है। एम में जो है ना वो 8 होंगे। लेट मी क्लियर दिस के जो कैल्शियम का जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लेट मी मेक इट क्लियर टू यू गाइस।
कि इसमें कितने होते हैं, ठीक है, ताकि सबके जो है ना, किसी का भी अगर एग्जाम वगैरह में आ जाता है तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना हो। कैल्शियम जो है जी, बिल्कुल अली हमजा ही ठीक कह रहा है कि कैल्शियम का जो आउटर मोस्ट शेल है ना, इसमें टू ही होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है ना, जी बिल्कुल, इसमें कैल्शियम का जो लास्ट जो आउटरमोस्ट शेल है, इट डजंट कंटेन द 8 इलेक्ट्रॉन्स, इट कंटेन्स द 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इस तरह के जो है ना वो एलिमेंट्स वगैरह उनमें, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि हालांकि प्रिंसिपल तो यही है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स को फिल करता है बेसिकली ऑफ द लोवेस्ट अवेलेबल एनर्जी लेवल बिफोर ऑक्युपाइंग द हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। तो पहले तो हमें लोवेस्ट को ही फिल करना चाहिए हाई की बजाय, लेकिन जो है ना कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 288, और फिर 2 इंस्टेड ऑफ 2810, होनी तो 2810 चाहिए ना, बट इसमें 28 और 8 और फिर 2 है। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ऑक्युपाई करने के लिए, क्योंकि आखिरी शेल में जब 2 होंगे ना, तो उसमें जो है उसकी कैपेसिटी तो ज्यादा थी, लेकिन जो है ना उसकी कैपेसिटी तो ज्यादा है कि उसमें 18 आ सकते हैं, लेकिन उसमें जो है ना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसका जो शेल है ना, उसमें हमारे पास जो है वो हैं जी, एक सेकेंड, क्योंकि टू को इजी है बेसिकली लूज और गेन करना, तो इस वजह से बिल्कुल जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सिर्फ अली हमजा ने ही मुझे सही जो है ना वो भेजी है बिल्कुल, कि और निम्रा ने भी ठीक भेजी है कि कैल्शियम के जो है ना आउटर मोस्ट शेल में जो है ना दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बिल्कुल, 2 कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में जो है ना वो है 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बिल्कुल। यस, उसमें 10 नहीं है, एटॉमिक नंबर उसका 20 है, ठीक है। बिल्कुल, टू को गेन करना और लूज करना आसान है, इस वजह से जो आउटर मोस्ट शेल कैल्शियम का है ना उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो के में 2, एल में 8, एम में भी 8 और एंड में 2। अब इधर उन्होंने क्लोरीन की भी दिया हुआ है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, दैट इज 17, ठीक है। इसके 17 इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनेगी, क्लोरीन की के में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में कितने आएंगे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और एम में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में होता है बेसिकली के में 2, एल में 8 और एम में 1। ये तो सोडियम का था ना। क्लोरीन की जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन है, के में 2 आ जाएंगे, एल में 8 आ जाएंगे और एम में भी 8 आ जाएंगे और एन में 1 आ जाएगा। इसके भी आउटर मोस्ट शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसको भी इजीली गेन करना और लूज करना बेसिकली उसको आसान है, ठीक है। के में 2 आ जाएंगे, एल में 8 यानी कि 10 हो गए, और इसके जो है एम में, इसके एम जो शेल है उसमें होंगे 7, 17 है ना इसका, क्लोरीन का, सॉरी, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 17। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी के में 2, एल में 8 और एम में 7। यही वजह है कि जब ये HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो म्यूचुअल शेयरिंग की बॉन्ड होती है, यानी कि इसके 7 होते हैं ना, तो ये हाइड्रोजन में आखिरी शेल में एक होता है, तो हाइड्रोजन जो है अपना एक इसको देता है, तो ये अपना 8 और ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, ये भी स्टेबल हो जाता है, और ये अपने 7 देता है हाइड्रोजन को, तो उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होता है।
हाँ जी, सब शेल में दो आएंगे, जो उसका सब शेल है एम का वो आएगा बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन्स फिल एटॉमिक ऑर्बिट लोवेस्ट एनर्जी बिफोर ऑक्यूपाइंग दिस वे द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल। बिल्कुल, हमने जाना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो, बिल्कुल इस वजह से बिल्कुल ऑफ बाउ प्रिंसिपल की वजह से ही बिल्कुल, आई फॉरगॉट सॉरी, लेकिन उसमें कैल्शियम में जो है 2 ही है लास्ट में, ठीक है। और इसके क्लोरीन के 7 है लेकिन, ठीक है, क्लोरीन की 7 है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इन्होंने क्या और कोई दी हुई है। अच्छा जी, इसमें अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है फर्स्ट 18 की ना। ये तुम लोगों को अगर फर्स्ट 18 की दी हुई है तो इसके अलावा, इस टेबल के अलावा किसी और की करने की जरूरत नहीं है। अगर आता है तो इसी बुक में से ही आता है। इसके अलावा आई डोंट रिकमेंड के बिल्कुल किसी की भी करने की तुम लोगों को जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें देखो हाइड्रोजन की दी हुई है, हीलियम की दी हुई है, ठीक है। इससे पहले लिथियम की दी हुई है, बेरिलियम की दी हुई है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की दी हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि इससे बाहर कभी भी कोई सवाल जो है वो तुम लोगों को आएगा, क्योंकि सोडियम की आई हुई है और मैग्नीशियम की आई हुई है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम और मैग्नीशियम की मेरे ख्याल में 2 3 दफा आई हुई है। शायद एक बार कैल्शियम की भी आई थी, इसलिए मैंने तुम लोगों से ये लिखा था, ठीक है, कैल्शियम का। जी बिल्कुल, थैंक यू। सबकी पार्टिसिपेंट मैंने देख ली है, निशा की भी, सना की भी, रोशना कंवल की भी, निमरा की भी, हीरा जफर की भी, ठीक है। दैट्स गुड। देखो तो पार्टिसिपेशन का होता है कि चलो स्टूडेंट्स एटलीस्ट जो है ना वो साथ ही हैं हमारे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ट्यून इन किया हुआ है और वो खुद कोई काम कर रहे हैं। अच्छा जी, तो ये फर्स्ट 18 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है। अगर तुम लोगों को एसपी के लिहाज से इजी लगता है तुम लोग ये कर लो। अगर तुम लोगों को जो है वो उसके हिसाब से इजी लगता है के एल एम के लिहाज से, तो तुम लोग वो भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि उन्होंने बस ये लिखा होता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसमें ये नहीं लिखा होता कि आप कौन से मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। उसमें जो है ना कोई भी तुम लोग कर सकते हो जो तुम लोग को इजी लगे, जिससे तुम लोग कर रहे हो। और नॉर्मली कॉमन एलिमेंट्स की आती है, कभी भी ऐसा ये बेरिलियम या नियोन या इस तरह की नहीं आती। इसमें तुम लोग पता है ना, सोडियम की है, कैल्शियम की है, या मैग्नीशियम की है, या हीलियम है, ठीक है। तो हमेशा जो है ना सिंपलेस्ट जो एलिमेंट्स है ना, नाइट्रोजन की, हाँ यस, नाइट्रोजन की भी आई हुई है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, मेरा ख्याल है फर्स्ट 18 इज परफेक्ट। अगर ये टेबल कर लेते हो ना तुम लोग तो बहुत है। इसके अलावा एक्स्ट्रा बिल्कुल इनफ, बिल्कुल फर्दर तुम लोग को बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है मरियम शजर, बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। चलो अब तुम लोग ये 10 15 मिनट देखो, ब्रेक करते हैं 10 मिनट के, और फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें सामने क्या करना है, ठीक है। और टेबल को देखो और इनके एटॉमिक नंबर याद रखो, क्योंकि याद रखोगे तो फिर ही हम करेंगे, ठीक है। 10 मिनट्स की ब्रेक कर रहे हैं, 10 मिनट्स के बाद वापस आ रहे हैं, ठीक है क्लास।
Hello students, are you back? BSN, are you back? Yes, lecture has been restarted, break is over. From this chapter we will study now isotopes ना, इसमें बाकी चीजें हमने नहीं करनी, ठीक है? They're not the part of our syllabus, that's why we are not doing that. तो इसमें जितने भी मॉडल्स हैं, बाकी रिमेनिंग जितनी भी चीजें हैं वो नहीं हम करेंगे। हाँ, आइसोटोप्स हम इसमें से करेंगे, ठीक है? आइसोटोप्स हम पहले भी पढ़ चुके हो। जैसे हमने आइसोमर्स वगैरह पढ़े हैं, इसी तरह से आइसोटोप्स हैं कि दे आर defined as the atoms of an element that have the same atomic number but different mass number, ठीक है? प्रीवियस टेबल जो तुम लोगों से कहा गया है वो लाजमी है, ये वाला, ठीक है? दैट इज अ मस्ट, ये हमने लाजमी करना है कि इसमें जो है ना एलिमेंट्स, अगर तुम लोग नाम याद कर लोगे तो टॉमिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग खुद ही ड्रॉ कर दोगे, ठीक है? उसको भी रट्टा लगाने की जरूरत कोई नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी इफ यू आर स्टडिंग इट, इट मे अपीयर इन द एग्जाम। लेकिन ये है कि टॉमिक नंबर अगर पता होंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम खुद ही ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसको रट्टा अभी फिलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, यस, बट एटॉमिक नंबर्स और जो हमारा पुराना सिंबल्स या फॉर्मूलाज वाला टेबल था वो हम लाजमी कर लेंगे, ठीक है? तो आइसोटोप्स ऐसे एलिमेंट, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट व्हिच हैव द same atomic number but different mass numbers. They have same electronic configuration and number of protons but they have different number of neutrons, क्योंकि जब mass number different है तो it means कि जो number of neutrons हैं they are different. Isotopes have similar chemical properties because these depend upon the electronic configuration but they have different physical properties, ठीक है? physical properties इसकी different होंगी और chemical properties इसकी same होंगी। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव आइसोटोप्स, ठीक है? हमने सिर्फ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम जो दिए हुए हैं, नॉर्मली तो हाइड्रोजन वगैरह का ज्यादातर आता है या कार्बन का आ सकता है। अब एग्जांपल्स में आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, द नेचुरली अकरिंग हाइड्रोजन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स थ्री आइसोटोप्स। जो नेचुरली अकरिंग है उसमें तीनों तरह के जो है ना आइसोटोप्स वो प्रेजेंट है। थ्री आइसोटोप्स को नाम जो दिए गए हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, सब इससे पहले ही वाकिफ हो तुम लोग। ईच वन of them has one proton and one electron but number of neutrons are different, क्योंकि ये मैथ नंबर की बेस पे है बेसिकली, ठीक है? इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मैथ नंबर इनका डिफरेंट होता है, ठीक है? मैथ नंबर जब डिफरेंट होता है तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होंगे और जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं वो सेम होंगे, ठीक है? तो तीनों जो आइसोटॉप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, तीनों का देखो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों में सेम है। P is for number of protons, P is equal to 1 1 1, तीनों में 1 है। लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, बिकॉज इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होती हैं, ठीक है? तो न्यूट्रॉन का नंबर जो है ना इनमें डिफरेंट होगा। एन में, प्रोटियम में देयर इज नो न्यूट्रॉन, ठीक है? ड्यूट्रियम में देयर इज वन न्यूट्रॉन और जो ट्रीटियम है उसमें देयर इज टू न्यूट्रॉन, ठीक है? तो इनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर तीनों का नीचे लिखा हुआ है। देखो प्रोटियम का लिखा हुआ है 1 1 1 मींस एटॉमिक नंबर भी 1 है और मास नंबर भी 1 है। इसी तरह से जी जो ड्यूट्रियम है उसका लिखा हुआ है इसमें 1 2 और जो इसका मास नंबर 2 है और एटॉमिक नंबर 1 है। और जो ट्रीटियम है इसका है 3 1, ठीक है? एटॉमिक नंबर इसका 1 ही है, वो तो सेम ही है सबका। और जो मास नंबर इसका 3 है। एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को हमेशा हम अपर साइड पे रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, ठीक है? तो ये तो बड़ा सिंपल सा था। वैसे भी वाया में पूछ सकते हैं हाइड्रोजन के कोई आइसोटोप्स उन लोगों को पता हो, ठीक है? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम, तो उसमें भी दे कैन आस्क। इसके बाद है कार्बन के बेसिकली जो है ना आइसोटोप्स, देयर आर टू स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, ठीक है? कार्बन 13, वैसे 12 होता है ना इसका, कार्बन 13 एंड वन रेडियो एक्टिव आइसोटोप, ठीक है?
तो एक तो ये नेचुरली अकरिंग है कार्बन, जिसको हम 612 जो तुम लोग पढ़ते हो, ठीक है। दूसरा जो है वो आइसोटोप है इसका कार्बन 13, 6 और 13, और एक है कार्बन 14, ठीक है। तो कार्बन 13 और कार्बन 14 दो इसके आइसोटोप्स हो गए ना। एक तो कार्बन आपका नेचुरली अकरिंग कंपाउंड है, दो इसके आइसोटोप्स हो गए। एक का मास नंबर 13 है और एक का मास नंबर है 14। The isotope carbon is present in abundance of 98.9%, whereas जो isotopes हैं they are present only 1.1% in nature. All of them have same atomic number, यानी कि इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, लेकिन इनके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, बिल्कुल एग्जैक्टली सना कवल सही कहा तुमने भी, इनके जो मास नंबर हैं वो होंगे डिफरेंट। ना उसमें तीनों कार्बन के दिए हुए, एक का 13 है आइसोटोप और एक का मास नंबर और एक का 14 है, ठीक है। अगेन इनके नंबर ऑफ जो है प्रोटॉन्स वो सेम है और न्यूट्रॉन्स इनके डिफरेंट हैं। अब इस तरह से जी क्लोरीन के भी टू हैं बेसिकली आइसोटोप्स। नॉर्मली जो क्लोरीन का होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 17 और मास नंबर होता है 35, ठीक है, ऐसा ही है ना। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है 17 और मास नंबर इसका होता है 35, लेकिन जो इसके जो आइसोटॉप्स है ना उसमें जो है वो एटॉमिक नंबर तो ठीक है 17 ही है, लेकिन वो है 37। तो दो आइसोटॉप्स होते हैं क्लोरीन के, एक जो हम पढ़ रहे हैं 17 और 35, क्योंकि ये बहुत अबंडेंस होते हैं, इस वजह से हम 17 और 35 वाले को कंसिडर कर रहे हैं। जो दूसरा आइसोटॉप है दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ट्रेस अमाउंट, ठीक है, ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई हम उसको इतना स्टडी नहीं करते, ठीक है। तो दो आइसोटोप्स हैं बेसिकली इसके क्लोरीन के, एक क्लोरीन जो 17 और 35 और दूसरा जो है दैट इज 17 एंड 37। 17 एंड 35 इज हाईली अबंडेंट, इसी वजह से हम ये अभी तक पढ़ रहे हैं। जो 37 वाला है आइसोटोप दैट इज नॉट एज अबंडेंट, ठीक है, वो इतना अबंडेंट नहीं है, इस वजह से जो है हम इसको इतना नहीं स्टडी करते। दो आइसोटॉप्स क्लोरीन के हैं। अब यूरेनियम की तरफ आ जाओ, देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ द यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92। अगेन ये भी बड़ा कॉमन एलिमेंट है, ठीक है, यूरेनियम। तो इट कैन अपेयर इन योर एमसीक्यूज लाइक, तो ये एटॉमिक नंबर वगैरह इसका पूछ सकते हैं, मास नंबर इसका पूछ सकता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इसका 92 है और मास नंबर देखो 234, 235, ठीक है, एंड 238। तो तीन आइसोटॉप्स हैं बेसिकली यूरेनियम के। तो ये हमें याद रखना चाहिए कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं, 3। कार्बन के कितने आइसोटॉप्स हैं, 2, और एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। तो 3 हो गए ना, 2 और एक रेडियो एक्टिव। और यूरेनियम के हमारे पास हैं 3 बेसिकली, ठीक है, आइसोटॉप्स, 3 आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। टू 234, 235 और एक, और ये भी तो रेडियो एक्टिव है ना जो आपका यूरेनियम है, ठीक है, ये भी जो आपका रेडियो एक्टिव ही एलिमेंट है बेसिकली, ठीक है। 234, 235 और 238, ठीक है। तो अब देखो इसमें एक जो है ना यूरेनियम 92 और 238 इज फाउंड इन नेचर नियरली 99%। तो इन सब में ऐसा नहीं है कि सब भी बहुत अबंडेंट हैं। जो नॉर्मली जो सबसे कॉमन वाला है वो तो हम पीरियोडिक टेबल में वैसे भी हम स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो इतने अबंडेंस नहीं है बेसिकली, लेकिन है उसके आइसोटोप। तो क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं, यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं और कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। अब इसमें उन्होंने जो कॉमन है जिनके आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन और यूरेनियम। अगेन दैट टेबल ये भी तुम लोग करोगे बिल्कुल। इसमें देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0। अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स जो है ना वो इसको ये मिस्टेक करते हैं कि जैसे मैंने तुम लोगों को बताया कि एटॉमिक नंबर से जो मास नंबर जो है ना दैट इज ऑलमोस्ट डबल टू द एटॉमिक नंबर, बट दिस इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है और जो मास नंबर है दोनों 1 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर जो है देखो वो दोनों 1 है। अब इसी तरह से जो हाइड्रोजन 1, 2 है, एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2, दैट इज द बेसिकली आइसोटोप।
तो तीसरा भी जो है 1 और 3, तो तीनों ये आइसोटॉप्स हैं। तो जो हम जनरल अगर तुम लोग लिखते हो जो मास नंबर हाइड्रोजन का 1 लिखते हो 2, जल्दी से। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ कि तुम लोगों को आ जाता है जब क्वेश्चन जब आता है कि जैसे हम मास नंबर लिखते हैं उसका, जैसे हम किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, ठीक है, वाटर का सपोज। तो मैं तुम लोगों से ये पूछ रही हूँ कि हाइड्रोजन का जो मास नंबर, अब ये तो 3 है ना जो हम बहुत ज्यादा कॉमन यूज करते हैं, उसका मास नंबर क्या है? जो सबसे ज्यादा कॉमन है उसका 1, बिल्कुल एग्जैक्टली, इसको कंफ्यूज नहीं करना है कि 1 2 है। ठीक है, 1 एटॉमिक नंबर है तो मास नंबर, क्योंकि ये 1 1 ही है। ठीक है, वाटर का भी तुम लोगों को पता है कि वाटर जो कंपाउंड है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 18। तो उसमें H2 होता है ना, यानी कि दो एटम्स होते हैं, दो एलिमेंट्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन के, तो इस वजह से हम 2 लिखते हैं। ठीक है, तो टोटल दैट इज बेसिकली 18। ये 16 ऑक्सीजन का और 2 किसका, हाइड्रोजन का। तो जी ये सारे टेबल में लिए हुए हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर, मास नंबर, उसके अलावा आइसोटॉप्स का, क्योंकि हम कार्बन 6 और 12 यानी कि 6 12 हमारा जो कॉमन एलिमेंट है। इसी तरह से क्लोरीन जो है 17 35 हमारा कॉमन एलिमेंट है। इस तरह से यूरेनियम, ठीक है, 92 एंड 234 हमारा कॉमन एलिमेंट। तो इसके अलावा इसकी आइसोटॉप्स तो बहुत है, आइसोटॉप्स की एप्लीकेशन तो बहुत है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, लेकिन तुम लोगों ने इतनी करनी नहीं है। ठीक है, मेडिसिन में बहुत ज्यादा, ठीक है, रेडियोथेरेपी में, डायग्नोसिस में, ठीक है, ये तुम लोगों ने, और ट्रीटमेंट ऑफ मेनी डिजीजेस लाइक कैंसर, डायग्नोस्टिक में बहुत ज्यादा है इनकी बेसिकली जो एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, लेकिन ये हमारे उसका कोर्स का हिस्सा नहीं है, जितना था उतना हमने बेसिकली कर लिया इस चैप्टर में से। और कोई एज सच जो है ना खास चीज मेरा नहीं ख्याल कोई है जो इम्पोर्टेंट थी, वो सबसे ज्यादा दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इम्पोर्टेंट थी इसमें तुम लोगों की। ठीक है, तो आइसोटॉप्स भी हमने कर ली है, एमसीक्यूज वगैरह में कभी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अदरवाइज जो है इसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक नंबर जो थे, एटॉमिक नंबर वगैरह डिफरेंट फर्स्ट 18 एलिमेंट्स के जो लिखे हुए हैं वो तुम लोग कर लो। बट अगेन जो मेजर तुम लोग का है कोर्स कंटेंट दैट इज बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो मेजर हमारा वो है, लेकिन बिकॉज दैट वाज द पार्ट ऑफ द सिलेबस इस वजह से हम इसको स्किप नहीं करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि इसके पीछे तुम लोग उसको भी भूल जाओ। ठीक है, सबको अपना टाइम देना है, इसका सिर्फ ओवरव्यू करना है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इसमें से बहुत ज्यादा कोई चीजें आने वाली हैं। ठीक है, ठीक है क्लास, इज इट क्लियर नाउ? अब इसके अलावा जो है ना वो एक और चैप्टर है हाइड्रोकार्बन वाला, वो हमने करना है। वो भी किसी के पास बुक हो सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की, या हम सेकेंड ईयर में ही है, फर्स्ट ईयर में नहीं है, वो तुम लोग मुझे सेंड कर सकते हो, हाइड्रोकार्बन, अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस वाला। इसी तरह ग्रुप में तुम लोग शेयर कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है सब बच्चों के पास बुक्स ना हो, तो तुम लोग इन स्लाइड्स वगैरह से कर सकते हो। उतना ही तो करना है जितना हम कर रहे हैं, बस कोई खास ज्यादा की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले भी तुम लोगों से डिस्कस किया है, तो सिर्फ हमने इसमें से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर पहले 18 एलिमेंट्स के, ठीक है, बस ये चीजें करनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोग को आती है, उसको रट्टा मत लगाने बैठ जाना। बाकी जब इंशाल्लाह एग्जाम्स होंगे तो उसके करीब हम डिसाइड करेंगे हमने क्या क्या और करना है। मतलब कि अगर कोई जरूरत पड़ी तो मैं तुम लोग को खुद ही बता दूंगी, अभी सिर्फ जितना कहा है बस उतना ही। बिला वजह नहीं अपना टाइम वेस्ट करना, कंसंट्रेशन अपनी मेटाबॉलिज्म पे, कीटोजेनेसिस वगैरह, यूरिया साइकिल, इन साइकिल्स पे ज्यादा रखनी है। लेकिन ये बेसिक चीजें हैं, इसको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? होप यू विल अंडरस्टैंड ना। देखो 10th में कब है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, हमने तो सेकंड ईयर में मेरे ख्याल में पढ़े थे।
अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस, हाइड्रोकार्बन्स तो सेकंड ईयर का ही चैप्टर है मेरे ख्याल में। नहीं, आप एक्सपेक्टेड हैं, आप 15 को लाजमी एक्सपेक्टेड है। कॉलेजेस स्कूल्स भी ओपन हो गए हैं, तो कॉलेज क्यों नहीं? दैट इज श्योर शॉर्ट, मुझे तो लग रहा है। देयर इज नो नोटिस येट, बट अभी मारने का कह रहा नहीं मेरा। हाँ जी, देखो मुझे 10th वाले भी जरा सेंड करो, क्योंकि हमने सेकेंड ईयर वाली पीपीटी, सेकेंड ईयर वाला देख लो। वैसे 10th का भी एक दफा देखो, क्योंकि हमारी दफा तो उसमें 10th में मेरे ख्याल में हाइड्रोकार्बन्स वर नॉट इंक्लूडेड। याद नहीं है अब खास कुछ, लेकिन मेरा ख्याल है कि 10th में इतने इंक्लूडेड नहीं थे। हाँ जी बिल्कुल, 15 को होपफुली काफी चांसेस हैं। सीनियर्स में पोस्ट आरएन के तो हो गए एग्जाम्स, अभी बीएसएन के नहीं हुए मेरे ख्याल में, शायद फाइनल के हुए हैं, बीएसएन फाइनल के। बाकी 15 के बाद देयर आर एग्जामिनेशंस ऑफ यूएचएस आफ्टर 15। हो तो रहे हैं इंशाल्लाह, एग्जाम्स भी हो रहे हैं और कॉलेजेस आर आल्सो रीओपनिंग ना, दोनों चीजें हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, 10th में तो सिर्फ शॉर्ट सा ओवरव्यू है, हमने करना भी बेसिकली अल्केन। तुम लोग मुझे सेकंड वाला सेंड कर देना, फिर देख लेंगे कि हमने इसमें से क्या करना है ना। अल्केन्स अल्कीन सेकंड चैप्टर है तुम लोगों की, उसके यूएचएस की आउटलाइन में मैं तुम लोगों से आउटलाइन भी शेयर कर दूंगी। फिर हम देख लेंगे, अगर कोई चैप्टर रह गया, एक दो चीजें तुम लोग की बुक में से ना, बायोकेम वाली में से रह गई हैं। एनर्जेटिक्स वाला तो जैसे ही ओपन होते हैं फिर हम वो करते हैं। थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, ठीक है। फ्री एनर्जी क्या होता है, डेल्टा एच एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंट्रोपी, ये चीजें भी तुम लोगों ने पहले की हुई हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ ओवरव्यू की हद तक ये चीजें रह गई हैं, वो हमने करनी है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है, ठीक है। इस तरह वाली चीजें जो है ना वो रह गई हैं। तो आ रहा है रिजल्ट, अब वो पेपर चेक करने लगे हैं। एफएससी मैट्रिक है ना, पहले वैसे ही दे रहे थे, बट नाउ दे आर बेसिकली चेकिंग पेपर्स। जी क्लास, हेलो। हेलो 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 क्लास, मेरी आवाज नहीं आ रही? ओके ओके फाइन, आवाज मेरी आ रही है ना? बिकॉज इट वाज डिस्कनेक्टेड ना, तो आई हैव रिकनेक्टेड। जी आवाज का इशू। ओके फाइन, ओके फाइन, क्योंकि लुबना बतूल शायद कह रही थी। ओके फाइन, आ रही है तो ठीक है। अच्छा ठीक है, ऐसा है कि अटेंडेंस तुम लोग की मैं लेती हूँ, और जो है ना अपडेट करती हूँ कितने हैं अटेंडेंस वहां पे। एक सेकंड, मेरे पास इस टाइम है 31, पहले 36 थे, किधर के चले गए हम चार पांच जो थे।
क्योंकि कम से कम अटेंडेंस के टाइम पे तुम सबको होना चाहिए ना, ये तुम लोग की लग रही है अटेंडेंस। मैं अगर किसी दिन नहीं भी आए फॉर गॉड टू सेंड, तो उस दिन मुझे कहते हैं कि आपकी अटेंडेंस नहीं आई है, इस तरह से। अगर किसी दिन नहीं सेंड करूँ ना, तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अटेंडेंस इज बेसिकली दे आर काउंटिंग योर अटेंडेंस। ठीक है, तो मैं तब तक स्क्रीन शॉट तुम लोग की अटेंडेंस के ले रही हूँ। जस्ट वेट। ठीक है, तुम लोग लाइन पे ही हो। वो खुली हुई है, नहीं खुली हुई है, अंदर से बंद किया है। तो तूने उसको खोला ना फिर बंद किया, ऐसे भी बात नहीं होती है। दे दो बेटे, फोन बंद कर रहा दो बेटे, पकड़ो। वो भाई है, कोई बात नहीं, मैं आपको दे दूंगी। मैं आपको नहीं, मेरा बेटे क्या हुआ, क्या हुआ? जाओ, तुम खोल के बंद कर, जाओ। ये मैं खा लूँ। ओके ओके। जी ठीक है, क्लास टेकिंग योर अटेंडेंस। अच्छा रुबाब और मेरे ख्याल में एक दो स्टूडेंट्स अब आए हैं। रुबाब, रोशना कंवल और शमशाद जावेद। शिबा ऑनलाइन है हमारे साथ। ग्रुप में सेंड कर देना तुम लोगों ने जो भी, मैं फिर चेक कर लूंगी। ठीक है, कि हमने क्या करना है, तुम लोग ग्रुप में सेंड कर देना ना, शेयर कर देना मेरे साथ, फिर वी विल डिसाइड। क्योंकि और मैं तुम लोगों से ना ये जैसे ही मुझे आउटलाइन वगैरह भी मिलती है ना ये बायोकैम की, मैं वो भी शेयर कर दूंगी, ताकि जो जो चीजें रहेगी तुम लोग को बताओ कि हमारी ये चीजें रहती हैं, तो हम वो कर लें। ठीक है, और कितना कितना यूएचएस ने कंटेंट मांगा है, हम उतना ही करें, तो हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये पोस्ट सारेन के लिए तो शायद इंपॉर्टेंट हो जाए, लेकिन बीएसएन के लिए अब लेवल की नहीं रह गई। आइसोटोप्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें मैं बार बार वही जिक्र कर रही हूँ कि आ भी सकता है और नहीं भी ना, ये वाली कहानी है। ऑलरेडी हमारे एग्जाम के जो मार्क्स है ना वो बहुत ज्यादा कम है। यानी कि सिर्फ अगर 25 नंबर का तुम लोगों का पेपर है बायोकेमिस्ट्री और 25 का न्यूट्रिशन, तो उसमें समझ उसमें एमसीक्यू और एससीक्यू डाल के है। ठीक है ना, तो 17 या 18 नंबर के अगर एमसीक्यू वो एससीक्यूज हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा हमारे लिए मुश्किल डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपका 100-200 मार्क्स का पेपर होना है, एक 200 मार्क्स का या इस तरह से ज्यादा मार्क्स, उसमें ऑप्शन ज्यादा होती हैं कि हम एक आधा चैप्टर स्किप भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, बट इतने थोड़े नंबर्स में ना वी कैन नॉट स्किप। क्योंकि अब देखो पोस्ट आरएन का जो एग्जाम आया पिछले साल, वो सारा एंजाइम्स में से आ गया, बायोकेमिस्ट्री का ना, तो 3 सवाल एंजाइम्स में से आगे, एक बस कहीं और से आया। तो अब जिसने एंजाइम्स का ही चैप्टर छोड़ दिया होगा वो क्या पास होगा? तो ये एग्जामिनर की मर्जी होती है, वो एक ही चैप्टर में से पेपर देते, बिकॉज वी डोंट हैव एनी चॉइस। चॉइस कोई नहीं है हमारे पास, तो हमने तो यूएचएस के लिहाज से तैयारी करनी है ना, ना मैंने कॉलेज के लिहाज से करानी है। मैं तो सिर्फ यूएचएस पे जो तुम लोगों की अथॉरिटी है बेसिकली, ठीक है, तो मैं उसी के लिहाज से सिर्फ करती हूँ कि जिस जो हमारी पेपर वाली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कि जिसने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना है। आगे जूता मैं बताती हूँ, तो हमने जो है ना, लग गया।
और भी तुम लोग के क्वेश्चंस वगैरह हैं, तुम लोग पूछ सकते हो। जी क्लास अटेंडेंस, जी जी बिल्कुल अटेंडेंस मैं तुम लोगों की ले ली है। एक सेकंड, राफिया नाज की हुई है कि नहीं, लेट मी चेक ना, बिकॉज आई हैव टेकन योर अटेंडेंस। देयर आर नो लॉन्ग क्वेश्चंस आई थिंक इन द and the mode of the basic examination ना, तो normally it comprises of SCQs and short questions, तो we don't have any long questions हमारे कोई नहीं होते। मीनवाइल तुम लोग प्रैक्टिकल कॉपीज वगैरह खरीद लो, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि इंशाल्लाह जैसे ही रिज्यूम होती हैं कॉपीज वगैरह अपनी खरीद के रखो प्रैक्टिकल्स की, हम वो स्टार्ट करें बनाएं, ठीक है ना। बाकी एक न्यूट्रिशन की हमने प्रेजेंटेशन है वो कर रही है, होपफुली 15 से मुझे तो यकीन है कि खुल जाने अब, बहुत हो गई अब। बट विद द प्रिकॉशंस डेफिनेटली, विद द मास्क एंड ग्लव्स एंड ऑल द प्रिकॉशंस, अपनी हिफाजत हमने खुद करनी है, किसी पे नहीं हमने रहना। ठीक है, मैं ऑनलाइन हूँ, कोई भी क्वेश्चन है तुम लोग का, मैं टेक्स्ट वगैरह रीड कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में से ना हमारे आइसोटॉप्स की ये जो एप्लीकेशंस वगैरह थी ना, एज सच दे आर नॉट इम्पोर्टेंट के मेडिसिन में यूज हो रहे हैं या जियोलॉजिकल। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों से पहले भी शायद डिस्कस किया था कि नर्सिंग में बायोकेमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। ये एक तैयार करके रखो, कभी कभी बहुत जर्नल भी आ जाता है और वाइवा के लिहाज से भी ना। जी सिंपल हम लेंगे कि जो प्रैक्टिकल कॉपी तुम लोगों ने ऐसी परचेज करनी है जिसका 1 पेज जो है वो ब्लैंक हो और 1 पेज नैरो लाइंस, ठीक है ना। 1 पेज ब्लैंक, प्रैक्टिकल कॉपी का 1 पेज जो है ना वो ब्लैंक हो और 1 जो है ना वो नैरो लाइंस हो, ठीक है। एक खाली सफा होता है ना और एक नैरो लाइंस का, वो उर्दू वाली नहीं ले लेनी, ठीक है। वो फिर उल्टी तुम लोग शुरू करते हो, 1 नैरो लाइंस वाली इंग्लिश वाली, ठीक है। तो एक सफा खाली है और वो हमने खुद ही इस पे लिखना है, जो भी हमने लिखना है। एक तो बनी बनाई मिल जाती थी ना तुम लोगों को पहले एफएससी वगैरह में, तो पिक्चर्स वगैरह होती थी, लेकिन इसमें हमने ऐसी कॉपी लेनी है जिसका 1 पेज ब्लैंक हो और एक उसपे नैरो लाइंस हो। शुक्र से हुआ, शुक्र कहाँ से सोया था ना उसने। और ज्यादा मोटी भी नहीं लेनी, बहुत ज्यादा महंगी प्रैक्टिकल कॉपी लेने की जरूरत नहीं है, बस नॉर्मल हो, क्योंकि ज्यादा जैसे 20 से 25 तुम लोगों के प्रैक्टिकल्स हैं, 50 सफों वाली बहुत हो जाएगी, ठीक है। नहीं, हमें सिर्फ किसी, मेरे तो सब्जेक्ट के लिए बायोकेमिस्ट्री के लिए तुम लोगों को एक चाहिए, बाकी मुझे नहीं पता माइक्रो वगैरह की टीचर जैसे कहेंगी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मैं पहले ही बता रही हूँ, बहुत ज्यादा मोटी ना खरीद लेना, कैसी पैसे जाया, ज्यादा जिसमें 50-60 सफे हो बस वो कॉपी बहुत है। 25 तुम लोग के प्रैक्टिकल्स हैं, अगर एक प्रैक्टिकल 2-2 3-3 सफों में भी आता है तो वो देख लो, उस हिसाब से हमने लेनी है, ठीक है। बहुत हैवी वाली हमें जरूरत नहीं है खरीदने की प्रैक्टिकल कॉपी। और दूसरा मैंने बार बार बता रही हूँ कि बायोकेमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या है नर्सिंग में ना, ये सवाल का आंसर जरा तैयार करके रखो। बल्कि चाहे पोर्टल पे मुझे सब सेंड भी कर दो, तुम लोग की असाइनमेंट है, समझ लो ये कि वाई बायोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग।
ठीक है। वाई बायोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग ना, ये बहुत पहले ये सवाल बहुत ही आता होता था, तो हम सबको पता होना चाहिए कि नर्सिंग में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। ये तुम लोग सब पोर्टल पे भी मुझे सेंड कर सकते हो, एक छोटा सा पैराग्राफ, यानी कि 3 नंबर का सवाल बस, इससे ज्यादा नहीं। वाई बायोकेमिस्ट्री इज इम्पोर्टेंट इन नर्सिंग, ठीक है। मैं गाना बजाना। ठीक है जी, और कोई तुम लोग का सवाल है तो वो तुम लोग इजीली पूछ सकते हो, फिर हम स्किप करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट भी तुम लोग का लेक्चर तो भी वैसे 11 बजे है। पोर्टल पे देखो, जैसे तुम लोग पहले पोर्टल पे तुम लोग कोई चीज सेंड नहीं कर सकते, जैसे टेस्ट वगैरह होता था तो लॉन्ग, अगर किसी ने टीचर ने क्वेश्चन दिया है एससीक्यू वगैरह, तो उसका आंसर तुम लोग कैसे सेंड करते थे? अगर कोई टीचर तुम लोग को एससीक्यू वगैरह दे रही है तो उसका आंसर तुम लोग पोर्टल पे कैसे सेंड करते थे? तो पोर्टल पे इस तरह से तुम लोग शेयर कर सकते हो ना, ठीक है। तो उसमें ये है कि लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर या जो एससीक्यूज का आंसर जैसे हम सेंड करते हैं, इसी तरह से पोर्टल पे यू कैन सिंपली शेयर। चलो आई विल चेक कि कैसे करते हैं, फिर मैं तुम लोग को बता दूंगी, ठीक है, कि उसमें कोई है ऑप्शन कि तुम लोग सेंड कर सको। वैसे असाइनमेंट्स की फॉर्म में किसी टीचर ने अभी तक नहीं कहा कि तुम लोग सेंड कर सको। देख लो, फिर मैं तुम लोगों से चेक कर लो, जाके देख लो पहले कि सेंडिंग की कोई ऑप्शन है बायोकेमिस्ट्री में जाके, या फिर ऐसा है कि मैं तुम लोगों को वहां पे ना क्विज बना के ये देती हूँ, ठीक है। और जब बना बना लूंगी ना तो फिर बता दूंगी कि ये क्विज है और ये इतने बजे से इतने बजे तक ऑनलाइन है, तो उसमें तुम लोगों ने आंसर लिखना है, आंसर तब लोग प्रिपेयर कर लेना तुम लोग अपना, ठीक है। पहले बता दूंगी क्विज की जो डेट है ना, उसमें ये एक ही सवाल होगा, तो आज जब हम क्विज बनाते हैं ना तो उसमें फिर होता है कि स्टूडेंट्स जो है ना आंसर कैसे कर सकता है, या इस तरह तुम लोग नहीं भेज सकते पोर्टल, इस तरह नहीं सेंड कर सकते। जब मैं क्विज दूंगी तो फिर तो उसके जवाब में तुम लोग रिस्पॉन्स में तुम लोग आंसर सेंड कर सकते हो। एक सवाल लिखूंगी, इतनी जगह दूंगी कि इसमें आप लिख दो, लेकिन ये है कि आंसर पहले ही तुम लोग को तैयार होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये तो तुम लोग की रिवीजन के लिए एक काम दिया गया है। हाँ जी बिल्कुल ठीक, क्विज बनाती हूँ फिर तुम लोग करो। बिल्कुल बिल्कुल, असाइनमेंट या क्विज देती हूँ ना, फिर ही तुम लोग सेंड कर सकते हो, बिल्कुल। हाँ जी, ये मुझे याद आ गया। जैसे तुम लोग इंग्लिश के एस्से वगैरह भी बिल्कुल सेंड करते हो, यस गुड। इसी तरह से आई विल मेक अ क्विज एंड देन आई विल लेट यू नो, ठीक है, लेट यू नो द टाइमिंग्स एज वेल, ठीक है, कि क्या टाइमिंग्स हैं, 10-15 मिनट्स का है, फिर तुम लोग अटेम्प्ट उस पे कर लोगे, ठीक है। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, उसके बाद फिर हम इसको जो है ना, ताकि फिनिश करें। आज तो बहुत ही कम ही था बस, बिल्कुल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो कंटेंट था ना हमारा बायोकेम का ना, वो हम कर चुके हैं। तो जो चीजें रह गई हैं इंशाल्लाह, बाकी जो भी हैं वो हम लोग कॉलेज में भी, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रह गया तुम लोगों का ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है हम वो कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, हाइड्रोकार्बन्स भी रह गए हैं, एंड ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज हैज बीन आल्सो लेफ्ट, ठीक है। पहले भी तुम लोगों ने किया हुआ है, लेकिन ये साइकिल जो है ना हमारा रह गया था, तो ये इंशाल्लाह हम फिर ना नेक्स्ट टाइम जो है ना इसको कवर करते हैं, ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। ओके ठीक है साहब।
ठीक है जी, मैं बस 2-4 मिनट तक साइन आउट होती हूँ। जी जी, छुट्टी है तुम लोगों की, बस तुम लोग की अटेंडेंस वगैरह शेयर करके तो फिर मैं लॉग ऑफ होती हूँ। बेटे बैटरी थोड़ी है, कुछ पर करो। बाकी तुम लोग के कोर्स कंटेंट वगैरह सारे हो गए फिनिश, मतलब काम शाम जो थे? मतलब कि बाकी सब्जेक्ट्स के जो हैं वो भी कोर्सेज वगैरह? क्या हुआ? मैं तो खूब बुरी हूँ। आपा तुम सही बड़ी बुरी हो। और मैंने इंडिया से लड़की निकले। तो वर्ड्स का नहीं, 3 नंबर का मैंने तुम लोग को बता दिया है होना चाहिए। मतलब कि 5 लाइन्स, 5-7 लाइन्स अगर लिख देते हो तो बहुत है। 5 to 7 लाइन्स आंसर, ऑलमोस्ट मतलब 7 लाइन्स तक समझ लो तुम लोग अगर कर लो। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? नर्सिंग में फजूल नहीं, बिल्कुल कंटेंट राइट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंस है। एक ही लफ्ज रिपीट होते जाए और 7 लाइनें बना दो तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कम से कम 7 लाइनें तो होंगी ना। अगर 3 नंबर का सवाल है तो उसमें 7-8 लाइनें तो तुम लोगों की बनती है ना, इससे कम में तो नहीं वो जस्टिफाई हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि 1 नंबर अगर क्वेश्चन होता है तो हम 3 लाइन्स इजीली लिख सकते हैं। ठीक है ना? ओके, ठीक है, मेरी तरफ से खुदा